से बार बार कह रहे थे कि अगर 4 भी जीतेगा 6 भी जीतेगा तो हम बोलेंगे जहाँ जाओ जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ। तो क्या विपक्ष की राजनीति आप लोग को मंजूर नहीं है कि हम विपक्ष में रह करके हमारा एक विधायक भी आए तो बिहार की विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज़ हो, वो लोगों की बात करे, वो सड़क पे रहे, वो सरकार से सवाल पूछे सदन में? इस बात को तो आपने कभी इंगित ही नहीं किया। पहला चुनाव तो आदमी हारने के लिए लड़ता है कि कम से कम जो ये तो आ जाए लड़ा तो समझे तो ये चुनाव भला क्या है। तो एटलीस्ट अगर आप लोग लड़े होते अपनी सीट से तो कहीं ना कहीं कुछ परिणाम अलग होते या इससे थोड़ा अंतर आता, ऐसा कुछ लगता है। आप आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हुई तो सबसे पहले उनको ही आना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच की टीम पे आपने लगातार चुनाव की कवरेज देखी, एग्जिट पोल देखा, आपने काउंटिंग डे देखी। उस वक्त हम दिल्ली में थे, कल रात तक हमने एंकरिंग की, काउंटिंग की, फिर अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेकर के 5:30 बजे हम पटना वापस आ गए, क्योंकि पटना के नतीजे या बिहार के नतीजे कुछ ऐसे हैं जो अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गए हैं। उन सवालों पे बात करने के लिए अभी फ़िलहाल हम शेखपुरा हाउस हैं पटना का। ये जहाँ प्रशांत किशोर का एक तरीके से ऑफिस है, कह लीजिए पटना का, एक तरीके से कह लीजिए उनका निवास स्थान रहा। चुनाव प्रचार करके अगर आसपास रहे तो यहीं आए। और ये उदय सिंह जी जो एमपी हैं और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। हमारे साथ मनोज भारती जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है इन नतीजों पे आपकी? ये अप्रत्याशित है। इसके बारे में हमने सोचा नहीं था और इसीलिए हम लोग कल से ही इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों से हमें सीट तो छोड़िए, वोट परसेंटेज जो आया है वो भी इतने कम है। हमको सीट नहीं आते लेकिन 8-10% वोट आ जाते तो हम समझ लेते कि हाँ कुछ और कारण होगा। लेकिन जिस तरह से परसेंटेज ऑफ वोट्स इतने कम रहे हैं वो बिल्कुल ही अनएक्सप्लेनेबल है। टोटल कितने परसेंट वोट मिले आपको? इलेक्शन कमीशन ने अलग से तो हमारे परसेंटेज वोट नहीं निकाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2% से भी कम है। तो ये जो वोट परसेंटेज है ये शॉकिंग है और इसका कारण क्या होगा ये हम तरह तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें तो सामने कह देने में कोई हर्ज नहीं है एज ऑल्टरनेटिव्स। सबसे पहली बात जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि चाहे हमने जो कुछ भी कहा हो जनता से, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जितनी बातें भी उनको समझाई हो, जो जो कारण समझाए हो, जो जो तरीके समझाए हो इस परिवर्तन को लाने के, उन सब के सामने अगर बिहार में 71% जनता जो दिन में 100 रुपए का चेहरा भी नहीं देख पाती, उसको अगर हम 10-10 हज़ार रुपए का ज़खीरा दे दें तो वो किस तरह से याद रखेंगे कि क्या फंडामेंटल्स है। तो आप लोग उस समय क्यों नहीं गए? आप लोग कोर्ट जाते, उस समय आप चुनाव आयोग से गुहार करते कि भाई ये जो भले सरकार कहती कि हमने पहले कर दिया था, लेकिन ये अब तो चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो गया ना। सही बात है, सही बात है। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट किया गया था उसके बाद से वोटिंग के दिन तक लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते रहे हैं। क्या इस बात का संज्ञान लेने के लिए किसी को बोलना चाहिए था या इलेक्शन कमीशन को खुद ही पता होना चाहिए था और इसका संज्ञान लेना चाहिए था? क्या सरकार को एक लॉजिकल तर्कसंगत तरीके से, नीति संगत तरीके से ये बात करनी चाहिए थी? आपका ये कहना सही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या। आपने बात जो शुरू की मनोज जी, उससे दो अलग जा रहे हैं आप। देखिए, दो विषय हैं, जंगल में आग लगी है और बच्चों में malnutrition की कमी है। दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग समस्या है। ये एक तो आप कह रहे, आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैसे बांटेंगे, और ये ठीक बात है कि उसके एक दिन पहले तक आते रहे। आपको सिर्फ 2% वोट आए तो आपका जो तमाम सोशल मीडिया पे कैंपेन था या प्रशांत किशोर की जो बातें थी, आप लोगों की जो बातें थी, वो जनता नहीं समझ पाई। तो आपको अपनी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम लगती है? मैंने आपको समझाया पर आप समझे नहीं। मैंने कहा कि हमने जो जो वादे किए, हमने जो जो रास्ते दिखाए, हमने बदलाव के का जो प्रपोज़ल दिया और उनको जो कुछ भी हमने प्रॉमिस किया इन टर्म्स ऑफ परिवार लाभ कार्ड और व्हाटएवर, वो उनके पास मिलने वाला था।
लेकिन उसके सामने अगर उनको कुछ इमीडिएट मिल रहा था तो वो सारी बातें भूल गए, और यही कारण है हमारे कम परसेंटेज ऑफ वोट का। तो इसमें डाइकोटमी कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ, है या नहीं? और एक सवाल और ये भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्रशांत जी सबसे ज़्यादा वोकल रहे, इंटरव्यू देते रहे, सारी बात करते रहे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हुई तो सबसे पहले उनको ही आना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? और आप लोग आए, सामने फेस किया, पहला फेस उनका आना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। हाँ, आप इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट करें, वो भी आएंगे प्रेस के सामने, जल्दी ही आएंगे। लेकिन चूंकि देर हो रही थी, हमारे इस वो भी इसी चिंतन मनन में है कि समझें कि क्या हुआ है। चूंकि देर हो रही थी और पार्टी के वर्कर्स की तरफ से भी ये था कि हमें पता नहीं चल रहा है कि पार्टी आगे क्या करेगी, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना सोचा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ तक हमने नतीजों की बात की, उसके साथ साथ ही अपने पार्टी के लोगों को भी ये संदेश देना ज़रूरी समझा कि हम इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, और जो लड़ाई हमने 3 साल पहले शुरू की है, जो लोगों को समझाने की बात शुरू की है, वो हम आगे भी करते रहेंगे। इस राह पे चलना आसान नहीं है, और जल्दी रिजल्ट लेने की हम कोई हड़बड़ी भी नहीं। बिल्कुल, ये तो देखिए ये सतत प्रक्रिया है। मैं जी। उस पे नहीं जाऊँगा कि आपने क्या प्रॉमिस किया था, क्या दावे किए थे और क्या हुआ। ये चुनाव में लड़ना, जीतना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि अगर प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ते, आप खुद चुनाव लड़ते, तो एक अलग मैसेज जाता कि जो हमारी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फोर्स है, वो लड़ रही है। ये नहीं है कि सिर्फ वो लड़वा रही है। तो कहीं लगता है इसका भी कोई नुकसान हुआ आपको वोट परसेंटेज में, या फिर जिस तरह का टेम्पो आपका मैं पहले फेज़ में देख रहा था, जिस तरीके की बातें लोग कर रहे थे प्रशांत किशोर और जन स्वराज की, वो दूसरे फेज़ आते-आते एकदम डाउन हो गया। फिर वो सोशल मीडिया पे दिखना बंद हो गया, चर्चाओं में भी जैसे वो एकदम गायब सा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो एक वजह रही, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के बीच में इतना ज़्यादा बदलाव आपने हमारे एक्टिविटीज़ में देखा होगा। चूँकि प्रशांत जी की यात्राएँ चल रही थीं, उनके यात्राओं को कवर बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा था, और ऐसा कुछ ख़ास था नहीं जो कि कम हुआ हो, फर्स्ट फेज़ के पहले से और फर्स्ट सेकंड फेज़ के बीच से। लेकिन जो बात आपने कही, प्रशांत जी को लड़ना चाहिए था या हमें लड़ना चाहिए था, मुझे लगता है कि इससे हमारे वर्कर्स में कोई डैम्पनिंग ऑफ इफ़ेक्ट नहीं आया था। आप लोग बाद में इंटरप्रेट करके जो भी कह लें, लेकिन इससे तो हमारे वर्कर्स को खुशी थी कि हम लोग अवेलेबल हैं उन सब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने के लिए, उनके उनके लोगों से मिलने के लिए, और हमने वो किया भी। इसीलिए अगर हम एक-एक सीट पर लिमिट हो जाते, न बीइंग ए न्यू पार्टी, तो इससे एक ज़्यादा बड़ा असर पड़ता। कम से कम मैं अपने बारे में तो ये कह ही सकता हूँ कि मैं पार्टी में नया था, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो मैं संगठन को सुधारने में लगा था। मुझे जाकर आपकी एक आपकी सीट पर लड़ना। मैं सारी बात से मैं समझता हूँ, और आप जो बात कह रहे हैं मैं बहुत तर्कपूर्ण तरीके से उसको ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं यूपी से हूँ, हुँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। तो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ बड़ी राजनीति होती है, तो कहते हैं यार पहला चुनाव तो आदमी हारने के लिए लड़ता है, हुँ, कि कम से कम जो ये तो आ जाए कि लड़ा तो समझे तो ये चुनाव भला क्या है। हुँ। तो एटलीस्ट अगर आप लोग लड़े होते अपनी सीट से, तो कहीं ना कहीं कुछ परिणाम अलग होते, या इससे थोड़ा अंतर आता, ऐसा कुछ लगता है आपको? या फिर लगता है कि नहीं ठीक है, हम अगली बार देखेंगे? अब तो जो हो चुका है उसके हाइंडसाइट में ये बात हाइपोथेटिकली हो रही है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा अंतर आ भी जाता, तो क्या फ़र्क पड़ता? मान लीजिए हमें 2-4 सीट मिल जाते, ठीक है? कहने के लिए 2-4 सीट मिल जाते, फ़र्क क्या पड़ता? हम तो वैसे ही अभी जहाँ पर हैं वहीं पे उस समय भी रहते, उस समय भी हम इसी लड़ाई में आगे रहते। अंतर तो तब पड़ता कि हमारे आने से अगर हमको 222 सीट मिल जाता, ऐसा तो नहीं होने वाला था। अगर ऐसा, चूँकि सरकार ने अपना ज़ख़ीरा जो खोल दिया था 40,000 रुपए का, 40,000 करोड़ रुपए का, उसमें तो वो भी संभव नहीं था। मैं एक बात और कहता हूँ कि जैसे प्रशांत जी और आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की, इतने दिनों में पूरा संगठन पूरे प्रदेश भर में खड़ा किया, 243 सीटों पे चुनाव लड़ना आसान काम नहीं। 230-35 सीटों पे आप लड़े चुनाव, 38 सीटों पे। आप ये देखिए कि भाई अगर ये जो चुनाव लड़ने से बात की इतर कर दे, तो प्रशांत किशोर आपके मुख्य चेहरा रहे, उनकी बातें पूरे देश में वायरल हुई। वो मैं अभी भी कह दे सकता हूँ कि वो पूरे चुनाव में जो इंटरनेट की दुनिया का कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड रहे।
यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो प्रशांत किशोर के नाम से सबसे ज़्यादा वीडियो देखे जा रहे थे। मध्य प्रदेश का धार हो, कहीं पे भी, मतलब मैं अलग अलग जगहों का नाम लेता हूँ। महाराष्ट्र के अमरावती का आदमी अगर बिहार में इंटरेस्ट ले रहा था तो एक वजह प्रशांत किशोर थे। और आप लोग हारे या फिर जो नंबर नहीं आए उसकी वजह भी कहीं प्रशांत किशोर है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे थे कि हमको या तो अर्श दे दो या तो जीरो दे दो। आप ये कह रहे हैं कि हम जो नहीं, आपने कहा कि हो सकता है कि या तो हम 200 सीट पे जाएंगे, या तो हम 150 सीट जाएंगे, 120 सीट जाएंगे, 125 सीट जाएंगे, या तो हम जीरो होंगे। आपने एक बाइनरी खींच दी, जो एक संभावना दिख रही थी वो ये रिजल्ट में है। ऐसा नहीं हो सकता। जब ये प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे कि अगर 4 भी जीतेगा, 6 भी जीतेगा, तो हम बोलेंगे जहाँ जाओ, जहाँ मन हो वहाँ चले जाओ। तो क्या विपक्ष की राजनीति आप लोग को मंजूर नहीं है कि हम विपक्ष में रह करके हमारा एक विधायक भी आए तो बिहार की विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज़ हो, वो लोगों की बात करे, वो सड़क पे रहे, वो सरकार से सवाल पूछे सदन में? इस बात को तो आपने कभी इंगित ही नहीं किया। वो तो हम अभी भी कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जोर देकर रखा गया कि हम पहले भी विपक्ष की भूमिका में थे और अब भी हम इफ़ेक्टिवली विपक्ष की ही भूमिका निभाएंगे। हाँ, एक दो हमारे सदस्य अगर विधानसभा में होते तो शायद विधानसभा के अंदर भी हम ये बात उठा सकते थे, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो इससे कोई मतलब वो नहीं हुआ, वो बात नहीं। अब तो हाइपोथेटिकल बात हुई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का जो ये बार बार कहना कि अगर हमारे आ गए तो हम कह देंगे जहाँ मन हो वहाँ जाओ, ये इफेक्ट पड़ा लोगों में कि भाई अगर इनका एक आध भी विधायक जिता देंगे तो कहीं चला जाएगा, तो क्यों जिताएं इनका? आप जल्दी ही प्रशांत जी से मिलेंगे, आप खुद ही इसका लॉजिक उनसे पूछ लीजिएगा। अगर ये गलती थी तो वो खुद भी रियलाइज करेंगे, और अभी तो शुरुआत है। जैसे आम आदमी पार्टी गई, वहाँ लड़ी, भले उसके विधायक बाद में बीजेपी में चले गए, लेकिन एक विधायक भी अगर वहाँ लड़ रहा है तो उनकी संख्या है ना। फर्क तो इससे नहीं पड़ता ना कि 1 वोट से जीते या 1000 से। फर्क इससे पड़ता है कि आप विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो। आप जरा सोच कर देखिए, आपने खुद ही आपका एग्जाम्पल दे दिया है। अगर 1, 2, 4 हमारे विधायक होते और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती कि उनको खरीदने से सरकार बनती तो वो बन जाती। लेकिन हम उस बात पर क्यों बहस करें? हम तो केवल इतना कहेंगे कि अगर हमारे, जो आपने कहा, हम उस बात को एंडोर्स करते हैं कि अगर 1-2 विधायक हमारे सदन के अंदर होते तो जो लड़ाई हम अभी बाहर रहकर लड़ेंगे उसको हम सदन के अंदर भी उठाते। ये बात सही है। और ये बात जो प्रशांत किशोर जी की, जिस पे आपसे बहुत ज़्यादा सवाल होंगे और आप मेरा सवाल भी समझ गए होंगे, वो ये सवाल कि प्रशांत किशोर ने कहा 25 से ज़्यादा सीटें जेडीयू की नहीं आएगी, आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। और उसको बड़ी कन्विंसली उन्होंने कहा। ऐसा भी नहीं था कि एक बार कह के निकल गए। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में लिख के दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री का फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन वो 25 सीट वाली बात थी। वहाँ पे आपको लगा नहीं कि थोड़ा यहाँ एरोगेंस हो गए? आपने कहा, आपके सामने भी उन्होंने ये बात कही थी। आपको याद है कौन सा दिन था वो, मतलब कौन सा डेट था, कौन सा महीना, कौन सी तारीख? क्योंकि मैं 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर जी, पिछले महीने 19 एक अक्टूबर। महीने पहले की बात है। तो शायद आपसे बात करने के बाद ही सरकार ने ये 10,000 रुपये का अनुदान सब लोगों को दिया है। इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता है जो अंतर आया है वो इस पर आया है कि क्या प्रशांत जी ने इस अनुदान के अनाउंसमेंट होने के पहले या बाद ये बात कही है। अगर वो चेक हो जाए तो उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये प्रशांत जी की जो बात है वो उस समय की बात है जब सरकार ने ये अनाउंसमेंट ना की थी। अनाउंसमेंट सरकार कर चुकी थी या फिर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन भी पहला किस्त जा चुकी थी। पहली किस्त तो चुनाव आयोग से आचार संहिता लगने से पहले ही हो गया था ना। वो तो बाद में बाकी किस्तें आती रही, जिसपे अब सारे दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे आपका दल हो, सब अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। लेकिन उस समय जब तक चुनाव चल रहा था तब तक किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि इसका ये फायदा होगा या इतनी मैसिव वोटिंग होगी उनके पक्ष में। मुझे लगता है कि ये बात सच है कि किसी ने नहीं सोचा था कि प्रशासन ऐसा कर सकती है। आचार संहिता लगने के बाद भी ये काम चलता रहेगा, ये हम लोगों में से किसी ने अंदाज नहीं किया था। तो अभी आप लोगों के आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? आगे आप लोग आगे की लड़ते स्ट्रेटजी- भिड़ते ज़मीन पे नज़र आएंगे, प्रशांत किशोर राजनीति करते रहेंगे, या अगला बंगाल चुनाव सामने है, ममता जी से उनका बहुत अच्छा
संबंध भी है उनके, बहुत अच्छे उन्होंने काम भी किए हैं, पिछले चुनाव उनको जिताने में उनके साथ रहे। प्रशांत जी जो करेंगे वो तो आप उनसे जान लीजिए, लेकिन जन स्वराज पार्टी चलती रहेगी और हम अपना ये अभियान, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का अभियान चलाते रहेंगे। और हम इस रियलाइजेशन से इस अभियान को चलाएंगे कि सरकार किसी भी स्तर तक गिर सकती है, उस समय को हम किस तरह से गार्ड करें, उसके अगेंस्ट किस तरह से गार्ड करें, जनता को किस तरह से इसकी जानकारी दें। एक और सवाल अहम है जो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, नहीं पूछा गया। 2% के करीब वोट आया, आपने कहा कि हमें 8-10% के करीब वोट आता तो आपका भी मोरल बूस्ट रहता अगली बार, और नेताओं को लगता कि यार ये 10% ला सकते हैं तो ये 40 पे भी जा सकते हैं। Correct. अभी 2 से आपको 10 की ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी फिर से वापस से, 0 से 10 की लड़ते चाहे 2 से 10 की लड़ते। मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें कहीं आपके जो ये JSPT जो टीम थी, इसको आप कहीं इसका रोल मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे ज़िला के जो अध्यक्ष थे या जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा कि भाई JSPT की टीम ने बहुत गड़बड़ी की, अपने चहेते लोगों को उन्होंने टिकट दिलवा दिए जिनका कोई आधार नहीं था, और आपने बहुत अच्छे लोगों को भी टिकट दिया, KC सिन्हा जी जैसे लोगों को टिकट दिया, और उस पर भी खान सर का एक वो तर्क है कि भाई आप इसरो वैज्ञानिक ला के लड़वा दीजिए, मुखिया चुनाव हार जाएगा। लेकिन JSPT के रोल को जो है वो कैसे देखते हैं? क्योंकि उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे, कई प्रत्याशियों ने आप देखेंगे जिनका टिकट कटा, जो भावी प्रत्याशी थे आपके, उन्होंने आरोप पैसे की लेन देन तक का लगाया। JSPT पे आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, हारने के बाद तो 10 तरह के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, इसीलिए उन चीज़ों पर स्पेसिफिकली जाना अभी उचित नहीं है। लेकिन जहाँ तक JSPT का सवाल है, इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ये संगठन जितने लोगों को लेकर चला था, उसको बनाने में JSPT का बड़ा हाथ था। अब JSPT का रोल किस समय तक कैसा होना चाहिए और आगे JSPT का रोल कैसा होगा, इस पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है वो ये भी है कि भाई जनसुराज को अगर आगे रखी राजनीति करनी है तो उसके अपने कार्यकर्ता खड़े करने पड़ेंगे, अपना काडर खड़ा करना पड़ेगा। पेड वर्कर्स के जरिए जो है राजनीति नहीं कर पाएंगे या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, न जीत पाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप अगर ध्यान, आपने खुद ही शुरू में कहा, पिछले 6 महीने में जितनी विजिबिलिटी जनसुराज पार्टी की रही, जितनी सभाएं हुई, जितनी यात्राएं हुई, जो एक्सपोजर मिला मीडिया में, क्या आपको उतना एक्सपोजर किसी दूसरी पार्टी का दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि BJP और जदयू का भी आपको कोई एक्टिविटी ग्राउंड पे नहीं दिखाई दिया होगा। लेकिन चुनाव में जिस तरह से उनको वोट मिले, क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि बिना किसी ग्राउंड वर्क के वो उनको इतने वोट्स मिल रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण है? आपने कभी ये सवाल नहीं किया? अगर एक्टिविटीज़ पर ही इतना आपको सवाल उठता है और लोग कहते हैं कि इसका संगठन नहीं है, उनके संगठन ने 6 महीने में क्या काम करके दिखाया? क्या चीज़ आपके सामने आई? आप ये तो पूछ कर देखिए। मनोज जी, क्या है कि मानस का एक लाइन है कि समर्थ के न दोष गुसाई, कि जब उनकी ताकत है वो सरकार में आ रहे हो, इतना प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत मिला है, तो अगर उनकी 4 कमियां भी रहेंगी तो वो छिप जाएंगी। आप लोगों ने बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे, आपका नहीं फुलफिल हुआ तो सवाल आपसे ज़्यादा होंगे। मैं सवाल का आंसर हमने दिया और हम सवाल के आंसर देने के लिए तैयार हैं, और उस समय से तो आप यही सवाल पूछ रहे हैं और हम इसी का जवाब दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और मैं तो बार बार आपसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ, और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही हर तरीके के हार्श सवाल आपसे पूछे, और आपने बहुत ही शालीनता से मेरा सवाल स्वीकार किया और उतनी शालीनता से जवाब दिया। अब जनसुराज जो है, आपने इतने 243 कैंडिडेट 238 सीटों पर लड़ाए, वो कैंडिडेट आपके ज़्यादातर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, कुछ हैं कुछ नहीं है। क्या आप उनको बरकरार रख पाओगे पॉलिटिक्स में इस हार के बाद? नहीं, देखिए आगे क्या होगा, कौन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कौन छिटक जाएंगे, इस पर तो अभी चर्चा करना फालतू है। लेकिन जो हमारे साथ अब बचे रहेंगे वो पक्के जनसुराजी हैं, इनको मानने में हम जरा भी शक नहीं करेंगे। जो जनसुराज के बुरे वक्त में भी जनसुराज की बात विचार को मानने को तैयार हो, उससे अच्छा जनसुराजी और कौन हो सकता है? हम उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये मनोज जी हैं जो जनसुराज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अभी जो भीड़ थी, जो पहले लोग थे,
अब उस तरीके की चहल पहल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हार के बाद बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं आपके साथ में। जब जीत होनी होती है या जब चुनाव होना होता है तो बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं। फिलहाल ये जनसुराज का एक स्टैंड है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि भाई प्रशांत किशोर को सबसे पहले फेस करना चाहिए था कैमरा, प्रशांत किशोर को सबसे पहले सामने आना चाहिए था, क्योंकि प्रशांत किशोर इस दल के सबसे बड़े चेहरा है। वो भले कहते हैं कि हमारे पास कोई पद नहीं है, लेकिन सूत्रधार वही है। जनसुराज को अगर कोई भी इस प्रदेश के बाहर का व्यक्ति दिमाग उसके नाम में आएगा, जनसुराज टकराएगा, तो पहला चेहरा प्रशांत किशोर का आएगा। अब प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, उनसे सवाल इस तरीके से अगर वो मिलते हैं तो इस तरीके से सवाल उनसे भी न्यूज़ पिंच पूछेगा कि भाई आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उन बातों पे अब जो है सोशल मीडिया अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या आप अपनी बात नहीं समझा पाए जनता को? क्या सिर्फ इतना कह देना कि भाई 10,000 रुपये में पूरा चुनाव पलट गया? क्या कुछ है? प्रशांत किशोर का वर्जन आना और उनका जानना, इस पे बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है, असद एडिट कर रहे हैं वीडियो। दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।